ICMR की ना अभी लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन्ड है कि 56 किस्म की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डाइजेशन रिलेटेड हो सकती हैं। अगर मैं मेनली कुछ बताऊं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ठीक है, मेंटली, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन या हमारे गट के साथ रिलेटेड हैं। अगर ये ठीक नहीं है तो हम इन एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन से बढ़ के इन चीज़ों में जाएंगे, आज नहीं तो कल। गट क्लेंजिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आजकल? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारा खाने पीने का तरीका ख़राब हो रहा है। हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस खाते हैं जिसे हम आयुर्वेद में विरुद्धाहार कहते हैं। दूध के साथ कोई भी फल नहीं मिलाएंगे, ठीक है? आप दही के साथ कोई भी फल नहीं मिलाएंगे। फ्रूट और अनाज हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब हम दो ऐसे कॉम्बिनेशन जिनका डाइजेशन टाइम डिफरेंट है वो खाते हैं, वो कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, तो एक खाना तो डाइजेस्ट हो गया, दूसरा रह गया तो वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और धीरे धीरे फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। दूध के साथ अगर मिलाना है तो दो ही चीज़ें आप मिला सकते हैं, आम या केला। गट क्लेंस करने के लिए ना एक सबसे अच्छा और आसान तरीका है फास्टिंग। अगर आप हफ्ते में या 10 दिन में एक दिन फास्ट कर लें तो आपका गट बहुत हद तक साफ रहता है। प्रोबायोटिक्स, अगर हम अपने डाइट की भी बात करें ना तो हमारे पास सब कुछ है हमारे मील में। आप दही खाइए, आप छाछ पीजिए, आप कांजी पीजिए, आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, आप सैलेड्स का इंटेक बढ़ाइए, आप साबुत अनाज खाइए। ये सब फाइबर है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए वो एक फूड है। अगर मोशन पास करने गए तो वही काम करो और काम मत करो। फोन मत लेके जाओ साथ में, पेपर मत पढ़ो वहां बैठ के, बाहर आके पढ़ो। जब आप ध्यान नहीं देते हैं, वही गट, ब्रेन और हमारे गट का जो सिग्नल है, जब वो ध्यान नहीं होता तो वो टाइम लंबा खींचने लगता है, फिर वो स्टूल हमारा हार्ड होने लगता है, धीरे धीरे फिर वो कब्ज में बदल जाता है। क्यों प्रमोट करते हैं कि आप जब सुबह पानी पी रहे हो तो उकड़ू बैठ के पियो। जो बैठ सकता है, जिसको घुटनों की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब उकड़ू बैठ के पिए। और जो पहला पानी है 1 या 2 ग्लास, उसको एक एक घूंट करके पिए और बिना ब्रश किए हुए पिए, क्योंकि आपके बैक्टीरियाज जो रात भर काम किया आपके मुंह में, वो आपके फूड पाइप के थ्रू होते हुए आपकी आंत को साफ करते हुए जाते हैं। पहले अगर आपने घर में देखा हो, हर घर में छन्नी होती थी जिससे हम आटा छानते थे, जो मोटा चोकर या भूसी जिसे हम बोलते हैं, वो हम निकाल देते थे जी। पर आजकल हमारे आटे में वो नहीं है। वही फाइबर था जो हमारे सिस्टम को साफ कर रहा था। हींग बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसको हम वातनाशक मानते हैं। अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सब जो स्पाइसेस, हमारे खड़े मसाले जो हैं, ये हमारी किचन के औषधियाँ हैं, इनको हमेशा यूज़ करना चाहिए। अगर आप दूध से एलर्जिक हो तो आपको हो सकता है वॉमिटिंग जैसा लगे या नोज़िया हो या आपका पेट खराब हो जाए, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, तो उसको आप ऑल्टरनेट में वही कर सकते हैं कि दही ट्राई करिए, छाछ ट्राई करिए, ठीक है। अगर आप कैल्शियम के सोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर दूध नहीं पी रहे तो कैल्शियम कहाँ से हमें मिलेगा, तो कैल्शियम के और बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप वाइट तिल इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, ठीक है। दही या छाछ ले सकते हैं, वो हम फर्मेंटेड होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं करते हैं। गट हेल्थ यानी कि हमारे पेट और हमारी आंतों का स्वास्थ्य। गट को हेल्दी रखना सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे जो मेंटल हेल्थ है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि गट को हेल्दी रखने के लिए आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कोई चीज़ें करनी होंगी, अपना लाइफस्टाइल एकदम से बदल देना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गट को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आप छोटी छोटी ही अपने डे टू डे लाइफ में अगर चेंजेस करते हैं तो भी अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, आज इस सेशन में हम उन्हीं की बात करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज मैं एनबीटी लाइव में आपके लिए लेकर आई हूँ वेलनेस अड्डा, जहाँ हम गट हेल्थ के अराउंड बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन एंड आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर अंजना कालिया। डॉक्टर अंजना, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइफ में। थैंक यू वर्षा। सो डॉक्टर, आज हमारे साथ इस सेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट राइटर्स भी मौजूद हैं।
मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी लाइफस्टाइल के एक्सपर्ट राइटर्स। एक एक करके मैं सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान जी, सुरेंद्र जी, सुधीर जी और सपना जी। तो आज हमारी जो टीम है वो एक्सपर्ट से बहुत सारे सवाल करेगी गट हेल्थ के अराउंड, और कैसे आप अपने पेट के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर अंजना, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो अगर आपने सुना होगा कई बार सोशल मीडिया पे बहुत सारे टर्म्स वायरल होते रहते हैं। आजकल ना गट क्लेंजिंग करके एक वर्ड बहुत वायरल हो रहा है। तो एक्चुअल में गट क्लेंजिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे गट को क्लीन करने की? वर्षा, सबसे पहले जैसे आपने अभी शुरू करते हुए बोला ही कि हम आज पेट और अपनी आंत की सफाई की बात करेंगे, तो गट से हम क्या समझते हैं? कई लोग सिर्फ पेट समझते हैं, बट गट इज हमारा जो पूरा आंत का सिस्टम है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो फ्रेंडली होते हैं। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, फ्रेंडली और गुड एंड बैड। ठीक है, फ्रेंडली एंड पो बैक्टीरियाज जैसे हम कहते हैं। तो अच्छे बुरे दोनों रहते हैं, पर अच्छे बैक्टीरियाज हमारे बड़ी आंत में रहते हैं, और वो क्या करते हैं? वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो हमारे जो डाइजेशन के बाद टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं, अब्जॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए न्यूट्रिशन का, ये उनका काम है। गट क्लेंजिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आजकल? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारा खाने पीने का तरीका ख़राब हो रहा है। हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस खाते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में विरुद्धाहार कहते हैं, जिसमें दो चीज़ें ऐसी जिनका सेम डाइजेशन टाइम नहीं है या अलग अलग रस के हैं, तो वो चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है। धीरे धीरे करके जब हम ये चीज़ें करते रहते हैं लंबे टाइम तक, हमने आज से शुरू किया, अब खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, ध्यान नहीं, रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, और वही हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो कभी ना कभी तो हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स देगी हमें, बोलेगी कि अब बस करो। एंड हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। नेचर ने हमें बॉडी को बहुत इंटेलिजेंट बनाया, हमें नहीं। बॉडी सिग्नल्स देती है पर हम नहीं सुनते, हम उसको समझते नहीं हैं, हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि गैस बड़ी कॉमन चीज़ है, एसिडिटी बड़ी कॉमन चीज़ है आजकल, कॉन्स्टिपेशन जिसे बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, बड़ी कॉमन चीज़ है। ऐसा लगता है कोई बात नहीं, आज पेट साफ नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बट ये सिग्नल्स हैं बॉडी के जो हमें बता रही है कि भाई अब थोड़ा रुको, थोड़ा सा ध्यान दो अपने रूटीन पे, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, ताकि इन छोटी चीज़ों को हम बड़ा ना बनाएं। ये आज छोटी हैं पर आने वाले 5 साल 10 साल में ये बड़ी हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से बहुत, अगर मैं मेजर प्रॉब्लम की बात करूं तो कोलोन कैंसर तक हो सकता है, जो हमें पता है बहुत बेसिक चीज़ है, पर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही हम चलते रहे और हम इवेंचुअली ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में जाके फंसे। तो गट क्लेंजिंग क्यों करें? यही इसका मतलब आंसर है कि अगर हम अपने शरीर की सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, हमारे हेल्थ भी कम होएगी। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम गट क्लेंजिंग पे ध्यान दें आज के टाइम पे, अपने रूटीन को सेट रखें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, टाइम पे खाएं, ठीक कॉम्बिनेशंस खाने की कोशिश करें, रात को ठीक टाइम पे सोएं, ठीक टाइम पे जगें, जो हमारा सर्केडियन रिदम है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। सो डॉक्टर, अभी ना आपने काफ़ी सारे साइंस भी बताए थे कि अगर आपका गट हेल्दी नहीं रहता, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, यू सेड, तो वो कुछ ना कुछ साइंस देती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस। अपार्ट फ्रॉम दीज, क्या और भी कुछ साइंस हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जब हमें पता चल जाए कि अब हमारी बॉडी को क्लेंजिंग की ज़रूरत है, गट को क्लेंजिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये तो बेसिक साइंस हैं ही, जैसे गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, लंबे टाइम तक गैप्स कर रहे हैं तो एसिडिटी होने लगती है, प्लस हमारे मूड्स में भी चेंजेस होने लगते हैं। अच्छा। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी हमारे गट के साथ रिलेटेड हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करा फिर भी हम थके हुए हैं, ऐसे ही थके थके ही हैं, तो हो सकता है हमारे बॉडी में इतना टॉक्सिन हो रहा है जिसका जो साफ होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गट हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारा मूड इस पे डिपेंडेंट है, ब्रेन और गट का एक सीधा रिलेशन है।
जो कहते हैं ना 2 वे रो है ये, Yeah. ऊपर से सिग्नल आएगा, नीचे नीचे से सिग्नल जाएगा ऊपर। तो आप किस तरह के आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, अगर आपका गट अच्छा नहीं काम कर रहा, अपना जो नेचुरली काम करना चाहिए, क्लेंजिंग नहीं हो रही, अच्छे बैक्टीरियाज हमारे गट में नहीं है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हमारे मेंटल इश्यूज भी, जैसे हमें बहुत लेजी लग सकता है, हम बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, कोई काम करने का मन नहीं होता, तो ये भी एक तरह के सिम्टम्स हैं कि हमें अपने शरीर की सफाई की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सो अब मैं चाहूंगी हमारी टीम से जितने भी लोग हैं वो भी अपने अपने कुछ सवाल आपसे पूछे, ताकि जो ऑडियंस के सवाल हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होकर आ पाए। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि मतलब पेट खराब होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मतलब ये एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं और लोग इसको मतलब ऐसे टाल देते हैं। लेकिन एक नंबर बताइए कि मतलब बहुत सारी मतलब कितनी बीमारियां होती हैं। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, हज़ारों, अगर हज़ारें भी, तो कितनी बीमारियां होती हैं। हमारे खाने से, जो हमारा लाइफस्टाइल है, गलत डाइट्स जो हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आईसीएमआर की ना अभी लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन्ड है कि 56 किस्म की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डाइजेशन रिलेटेड हो सकती हैं। अगर मैं मेनली कुछ बताऊं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ठीक है, मेंटली, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन या हमारे गट के साथ रिलेटेड हैं। अगर ये ठीक नहीं है तो हम इन एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन से बढ़ के इन चीज़ों में जाएंगे, आज नहीं तो कल ये आएगा हमारे लिए, क्योंकि हम ये फोर्स ही नहीं कर रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे हैं कि ये हो सकता है। हमें लग रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है या सिर्फ गैस है, हो जाएगी ठीक, बट अगर ध्यान नहीं दिया आज तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। जैसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, मोटापा होगा ही, क्योंकि आपका अच्छे से डाइजेशन प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो अब वज़न बढ़ेगा धीरे धीरे। मोटापे से हमें फिर पता है कि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हमारा, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ें, अगर गट हमारा ठीक नहीं है, आयुर्वेद में पाचन को सबसे ज़्यादा जोर इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हमारी जठराग्नि जो हमारे खाने को पचा रही है, अगर वो ठीक है तो हमारा सिस्टम ठीक चलता है, पर अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, सो अगर किसी और का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं अपना सवाल। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी के लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारे जो गट है उसका भी सीना इतना चौड़ा है, तो 56 बीमारियां आपको हो कर सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और तो इससे पहले आपने जिक्र किया था कि अगर हमारा पेट सही नहीं है, गट में प्रॉब्लम है, तो कई बार मूड स्विंग होता है, हमारा दिमाग सही नहीं होता है। तो इससे मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि कई बार हमारे पार्टनर, जैसे वाइफ है, शाम को हम अच्छे खासा खाना खा के लेटते हैं, सोते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब हम जगते हैं तो वो किचन से बाहर आ रही होती है, कुछ काम कर रही होती है, तो अचानक वो एग्रेशन दिखता है कि नाराज है, गुस्सा है, समझ नहीं आता क्या है। तो मे बी हो सकता है कि कारण हो सकता है कि उसका पेट में कुछ इश्यूज हो सकता है कि आपने रात को बहुत भारी खाना खाया, वो नहीं ठीक से डाइजेस्ट हुआ, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी आपका बहुत लेट आपने खाया, उसकी वजह से भी आप अच्छा फील नहीं करते सुबह उठ के, क्योंकि डाइजेशन हमारा रात को, क्लेंजिंग का जो काम है, हमारे शरीर की जो सफाई होनी है वो सारी रात को होनी है जब हम सो रहे हैं। और सोने का टाइम हमने जितना लिमिट कर दिया, आइडियल कंडीशन में हमें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर हम 7 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो हमारी बॉडी हमारे सफाई का काम खुद कर सकती है हमारे लिए, बिना हमारी किसी मेहनत के। पर हम वो नहीं करते, और टाइम भी फिक्स नहीं होता है। कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं। मैं मानती हूँ काम ऐसे हैं आजकल सबके, पर फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि थोड़ा अपने रूटीन को सेट करें। सनराइज सनसेट वाला फॉर्मूला अगर हम फॉलो कर सकें तो चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। आप बहुत फ्रेश उठोगे अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपने खाना हल्का फुल्का हल्का खाया। एक तो पहली बात, डिनर हल्का रखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है, सब यही प्रमोट कर रहे हैं, खाना जल्दी खाइए, नहीं तो डिनर हल्का रखिए। डिनर हल्का होगा तो वो पच जाएगा, पचेगा तो कम टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। आयुर्वेद में टॉक्सिन को हम आम बोलते हैं, तो कम आम पैदा होगा।
अगले दिन सुबह हम फ्रेश उठेंगे। जी कई बार आपने ये भी नोट किया होगा, कभी बहुत भारी खाना खाओ तो आप सुबह उठते हो आपको बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता, चाहे आप 9 जी। घंटे सो लो जी तो भी आपको लगता है अभी और सो जाना चाहिए, या अच्छा नहीं फील होता हमें। जी तो वो चीज़ आपके डाइजेशन का ही एक पार्ट है कि अगर आप बहुत भारी खाना खाओगे या बहुत लेट खाओगे या किस मूड में आप खा रहे हो। जी कई बार हम खाना खाते भी थोड़े से फाइट के मूड में, जी कुछ हो गई है प्रॉब्लम, बात हुई और उसी में खाया, तो उससे भी हमारा डाइजेशन इम्पैक्ट होता है। जी। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से क्या खा रहे हैं। खान पान की बात चल रही है तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि 5 ऐसी चीजें जो हमें रात में बिल्कुल खानी ही नहीं चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें अगर हम बात करें, सबसे पहले बाहर का खाना अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो, रिफाइंड फूड जी। अवॉइड करो, बहुत भारी खाना अवॉइड करो, तला नहीं खाओ रात को, और बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत खाओ जी अगर वो हो सके तो। जैसे रात का खाना, अक्सर एक वो प्रोवर्ब है ना कि सुबह का खाना अच्छा, फिर दोपहर का राजा की तरह और रात का भिखारी की तरह, तो वो आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमारा रात का जो डिनर है वो सबसे हल्का होना चाहिए। जी दोपहर को हम दाल रोटी सब्जी सब खाएं, रात को हम खिचड़ी खा के सो जाएं बिल्कुल तो वो बहुत अच्छा रहता है हमारे बिल्कुल। लिए। मैम ये खाने पीने की बात है तो अमूमन एक धारणा है कि हमें ना रात का रखा हुआ खाना सुबह नहीं खाना चाहिए, जबकि गांव में हमने सुना है चाची दादी से कहते हुए कि बिल्कुल चावल रात में रखे हुए आपको सुबह खाओ, आपके लिए गट के लिए बहुत अच्छे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल क्या सच है ये? बिल्कुल सच है ये जो हमारी दादी नानी हमें बता गई हैं वो हम फॉलो नहीं करते। और जो पुरानी चीजें थी वो बहुत साइंटिफिक थी। जी अगर हम बात वही 2 मील की भी बात करें तो बिल्कुल। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वही करते थे। सारा दिन कोई नहीं रसोई में बैठता था कि अब ब्रेकफास्ट बन रहा है, फिर लंच बन रहा है, फिर डिनर। वो सुबह अपना खाते थे अच्छे से। हाँ, ये जरूर है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि वो जितना हैवी खाया वो पचा लेते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हो कि पुराना, अगर चावल की आप बात करो तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, और जब फर्मेंटेशन हो जाती है तो वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए एक तरह का फूड होता है, तो इसलिए वो आपके डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ, वो खराब ना हो, बट वो फर्मेंट हो गया। फर्मेंटेड फूड्स तो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए एक तरह का खुराक है, वो हमारे लिए ठीक है। और आजकल बहुत सारे ऐसे आ भी रहे हैं इंस्टा पे, अगर आपने देखे हैं कि उससे आपका शुगर इंडेक्स भी नहीं बढ़ता। इवन बासी रोटी जो होती है ना, जी। वो भी अगले दिन, जैसे मेरे घर में मेड्स आती हैं तो जैसे रात में बासी रोटी रह जाती है तो वो अगले दिन खा लेती हैं। वो बोलती है मेरे डायबिटीज़ के लिए, मेरे शुगर के लिए बहुत अच्छा होगा ये, हाँ, तो उससे मैं खा वही लूँ। है, उसका शुगर इंडेक्स कम हो जाता है। उससे वो आपके शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, थोड़ी फर्मेंटेशन हो जाती है उसमें। तो वो फर्मेंटेशन आपके डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज के लिए अच्छी है, आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए वो अच्छी है, वो उसकी खुराक है। ओके। एक क्वेश्चन है डॉक्टर मेरा, पेट में जैसे एसिडिटी बहुत लोगों के बनती है, तो जो महिलाएं हैं वो जब उनके पेट में स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी वगैरह ये सब बनती है, तो गायनी के पास जब वो जाती हैं या उन्हें यूटीआई प्रॉब्लम जब होती है तो गायनी यही बोलती हैं कि आप स्पाइसी फूड मत खाओ, वो प्रोबायोटिक देती हैं। तो क्या प्रोबायोटिक इसमें लेना नॉर्मल है, या कोई नॉर्मल फूड्स या आयुर्वेदिक फूड्स खा सकते हैं, या प्रोबायोटिक ठीक है इसमें? देखिए, अगर अपने रूटीन का हमने ध्यान रखा तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि एसिडिटी ना हो। एसिडिटी क्यों ना हो, कैसे ना होगी? हम अपने रूटीन का ध्यान रखेंगे, टाइमली खाएंगे और कोशिश करेंगे कि घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। मात्रा का ध्यान रखेंगे कि ना हम बहुत ज़्यादा खाएं ना बहुत कम खाएं, जितना हमें चाहिए उतना ही हम खाएं, ठीक है। बाकी हमारे रूटीन में पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो, फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा हो, फ्रूट्स और सब्जियों का इंटेक बहुत अच्छा हो, तो एसिडिटी कम बनेगी। एसिडिटी बनने के कई कारण हैं, बहुत लंबे गैप्स, कई लोग सुबह खाते हैं फिर शाम तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते और बीच में चाय कॉफ़ी पीते हैं। फीमेल्स की स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, और कई फीमेल सिर्फ भूख को खत्म करने के लिए चाय कॉफ़ी पीती हैं। Exactly. तो उससे वो एक बार आपकी भूख कम हो गई, आपको लग रहा है कि अब 2-3 घंटे निकल जाएंगे, 1 कप चाय पी लिया, पर वो फिर आपको धीरे धीरे आपकी एसिडिटी लेवल या एसिडिक लेवल आपका बढ़ने लगता है। उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोबायोटिक्स, अगर हम अपने डाइट की भी बात करें ना, तो हमारे पास सब कुछ है हमारे मील में। आप दही खाइए, आप छाछ पीजिए, आप कांजी पीजिए, आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, आप सैलेड्स का इंटेक बढ़ाइए, आप साबुत अनाज खाइए,
ये सब फाइबर है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए वो एक फूड है। तो हमें प्रोबायोटिक कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमारा सारा हमारे घर पे है, हमारे रूटीन में, हमारी किचन में है। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को अपना यूज़ करना शुरू करें। जैसे वही है कि अगर आप फाइबर और पानी दोनों का ध्यान रखते हैं, सिर्फ फाइबर भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो सूखा हो जाएगा। आपको उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए पानी चाहिए। जब मूवमेंट होएगी तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जब हमारे आंत में मूवमेंट होगी वो पानी की हेल्प से होगी। अगर पानी पूरा हो रहा है, फाइबर पूरा हो रहा है, बीच में आप गैप्स नहीं ज़्यादा कर रहे और चाय कॉफ़ी लिमिट कर रहे हैं, तो एसिडिटी नहीं होगी। फिर हमें वो बाकी आर्टिफिशियल चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम जैसे अभी हमने बात की कि फर्मेंटेशन आपके पेट के लिए अच्छा है, बैक्टीरियाज के लिए अच्छा है, बट इज देयर एनी लिमिट कि क्या कोई टाइम है, कोई लिमिट है कि इतने घंटे पुरानी हम रोटी खा सकते हैं, इतने घंटे पुराना हम चावल खा सकते हैं? हाँ। अब ऐसा तो नहीं कि हमने पिछले दिन सुबह बिल्कुल, रोटी बिल्कुल। बनाई थी और अगले दिन हम दोपहर हाँ, में नहीं। खा रहे हैं। हाँ, ऐसा बाहर तो जरूर होता है कि वो फ्रीज करके रख देते हैं चीजें अपनी, सैटरडे Yes. संडे को करते हैं और फिर पूरा हफ्ता वो चलाते हैं। हमारे इंडियंस भी वही करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। बट अगर हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो 6 से 7 घंटे वो सफिशिएंट रहते हैं। उससे ठीक उससे फर्मेंटेशन जो है वो हमारे बैक्टीरियाज के लिए अच्छी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कब्ज से हमें बवासीर होती है, खूनी बवासीर होती है, फिशर होती है, कैंसर तक होता है, बिल्कुल। समझ गए। लेकिन कब्ज क्या है? हम मेडिकल टर्म में पढ़ते हैं कि आपको 2 दिन पेट साफ ना हो, हम उसे कब्ज कहेंगे। तो हमें कब्ज को जानना, समझना सबसे पहले जरूरी है। तो जब हम कब्ज की बात करते हैं, मान लीजिए अगर किसी को पेट साफ करने में 15 मिनट लग जाते हैं रोज सुबह, 20 मिनट लग जाते हैं, तो क्या वो भी कब्ज की कैटेगरी में आएगा, या फिर हम 2 दिन का इंतजार करें कि यार नहीं, मेरा रोज पेट साफ हो जाता है, चाहे मुझे 15 मिनट लगते हैं, चाहे आधा घंटा लगता है, लेकिन मुझे कब्ज नहीं है? देखिए, अगर आयुर्वेद की बात हम करें तो आयुर्वेद में तो यही बताया गया है कि आप सुबह उठे, आपने पानी पिया और आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका 5 से 10 मिनट में पेट साफ हो जाना चाहिए। अगर हम रूटीन की बात करते हैं तो कई बार बच्चों में ये ज़्यादा देखते हैं कि उनका साइकिल थोड़ा अप डिसरप्टेड रहता है कि कई बच्चे एक दिन छोड़ के एक दिन पेट साफ होता है उनका। पर बड़ों में ये चीज़ें अब होनी शुरू हुई हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया। अगर हमें प्रेशर है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे कब्ज़ के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब हम ध्यान हटा के, अगर ये बहुत एक क्रूड लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ कि अगर मोशन पास करने गए तो वही काम करो और काम मत करो, फोन मत लेके जाओ साथ में, पेपर मत पढ़ो वहां बैठ के, बाहर आके पढ़ो। जब आप ध्यान नहीं देते हैं, वही गट, ब्रेन और हमारे गट का जो सिग्नल है, जब वो ध्यान नहीं होता तो वो टाइम लंबा खींचने लगता है, फिर वो स्टूल हमारा हार्ड होने लगता है धीरे धीरे, फिर वो कब्ज में बदल जाता है। पर अगर आप रूटीन में अपनी चीज़ें सही रखते हो, जैसे जब नेचर्स कॉल आया कि हमें प्रेशर बन रहा है, उठो, पानी पिया आपने सुबह और आप जा सकते हो, 5 से 10 मिनट में आपका सिस्टम साफ हो जाएगा। अगर आप अपने रूटीन खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, सारा फाइबर, पानी का ध्यान रख रहे हो। दूसरी एक और चीज़ इसके साथ मैं ऐड करूँगी, आजकल जो प्रॉब्लम हो गई है कि सबके घरों में वेस्टर्न टॉयलेट्स, एग्जैक्टली, इंडियन टॉयलेट्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, लुप्त हो रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। पर अगर आपके घर में 3 टॉयलेट हैं, उसमें से 1 टॉयलेट तो इंडियन रखो। क्यों? क्योंकि वो पॉस्चर हमारे आंत पे प्रेशर देता है। क्यों बना था? जी बिल्कुल, मलासन। हम क्यों प्रमोट करते हैं कि आप जब सुबह पानी पी रहे हो तो उकड़ू बैठ के पियो। जो बैठ सकता है, जिसको घुटनों की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब उकड़ू बैठ के पिए। और जो पहला पानी है 1 या 2 ग्लास, उसको एक एक घूंट करके पिए और बिना ब्रश किए हुए पिए, क्योंकि आपके बैक्टीरियाज जो रात भर काम किया आपके मुंह में, वो आपके फूड पाइप के थ्रू होते हुए आपकी आंत को साफ करते हुए जाते हैं और आपका पेट अच्छे से साफ होता है। अगर आप उकड़ू बैठते हैं और पानी पीते हैं 5 मिनट लगा के, 7 मिनट लगा के 1 ग्लास खत्म करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पेट बेटर साफ होना शुरू हो जाता है। सो डॉक्टर, आपने ना अभी पानी की बात की, तो कई बार क्या होता है ना, लोग कॉपर के बर्तन में पानी रात भर रखते हैं और वो सुबह पीते हैं। उनको लगता है कि उससे उनका डाइजेशन बेहतर होगा और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा।
तो एक्चुअल में जो कॉपर के बर्तन में पानी रख के पीते हैं वो इफेक्टिव होता है हमारे जी हाँ, डाइजेशन वो के लिए? पी सकते हैं, सीजन के हिसाब से पी सकते हैं। गर्मी में आप पी सकते हैं, सर्दी में आप अवॉइड करिए उसको। पीने में कोई हर्ज नहीं है, कॉपर के लोटे में या ग्लास में आप पानी रखिए तो वो आप पी सकते हैं, तो आपको उसके और फायदे भी मिलते हैं। ओके। ऑल्सो डॉक्टर ना, कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम कॉन्स्टिपेशन पर भी बात करें, कब्ज पर बात करें, तो मैं सुरेंद्र जी के क्वेश्चन में भी ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको कब्ज की समस्या है, और कई बार तो जैसे उन्होंने पूछा था कि कितने दिन अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें समझ जाना चाहिए कि कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है उनके पहले क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या उनको अपने सबसे पहले डाइट में चेंजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते, पी सकते, जिससे उनको रिलीफ मिले? जी बिल्कुल, कब्ज़ जब शुरू हो रही है, अगर हम उसको तभी पकड़ लें और उसका इलाज तभी शुरू कर लें तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट नहीं होगा, बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं बनेगा वो। और कब्ज़ क्यों शुरू हो रही है, वही हम घूम फिर के हमारे लाइफस्टाइल पे आते हैं वापस। Exactly. यही एक प्रॉब्लम है कि हमारा खाने का रूटीन ठीक नहीं है, हमारे खाने का टाइम ठीक नहीं है, हम पानी कम पीते हैं, हम फाइबर कम ले रहे हैं, उसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है या होनी शुरू हो रही है। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले नींद पूरी करें। जिस दिन आप कम सोओगे उस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, ये पक्की बात है। आप अगर 6 से 7 घंटे की नींद लोगे या 8 घंटे की तो आपका पेट बेटर साफ होगा। जितना आप जल्दी उठोगे उतना आपका पेट जल्दी बेटर साफ होगा। जितना आप दिन में लेट, अगर मैं कह रही हूँ 8 घंटे, तो वो ये भी लोग सोच सकते हैं कि हम रात को 1 बजे सोएं और सुबह 9 बजे उठें, 10 बजे उठें तो हो गए 8 घंटे। पर इसमें हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ का जो मेंशन है, सुबह का जो टाइम होता है वो वात का टाइम होता है। तो उसमें जितने हमारे सिस्टम के, हमारे शरीर की मूवमेंट होनी है वो सब उसमें होती है। तो सुबह जितना हम जल्दी उठेंगे हमारी आंत की उतनी ज़्यादा बेटर मूवमेंट होगी और हमारा अच्छे से स्टूल पास होगा। अब अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपको सबसे पहले अपना खाना देखना है, उसमें आपका फाइबर जा रहा है, उसमें आपका पानी जा रहा है, उसमें आपने रिफाइंड फूड्स अवॉइड करे हैं, उसमें आप ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा 10-10 कप चाय तो नहीं पी रहे हैं, कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा तो नहीं है, सोडा ज़्यादा तो नहीं है। ये सब पहले आप अपना स्ट्राइक आउट करोगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं लेनी है। हर मील में कुछ फाइबर का सोर्स होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम नाश्ता फ्रूट्स नट्स इससे शुरू करें तो वो बहुत अच्छा सोर्स है कि एक मील हमारा फाइबर वाला हो जाता है सुबह ही, ठीक है। उससे हमारे लिवर की भी क्लेंजिंग होती है और हमारा सिस्टम भी लाइट रहता है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि मोटे अनाज, जैसे आजकल मोदी जी भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमें मिलेट्स, मोटे अनाज, हाँ ये ज़रूर है कि मिक्स मत करें, हर एक को अलग अलग रखें, क्योंकि मिक्स करने से कई बार वो डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है। कई लोगों को मिलेट से कभी कभी गैस होती है क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में थोड़े भारी होते हैं। तो सबसे पहले अपना जो आटा भी अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको चोकर युक्त करो जिसमें फाइबर हो। आजकल हम पैकेट का आटा यूज़ कर रहे हैं, उसमें चोकर नहीं है। पहले अगर आपने घर में देखा हो, हर घर में छन्नी होती थी जिससे हम आटा छानते थे, जो मोटा चोकर या भूसी जिसे हम बोलते हैं वो हम निकाल देते थे जी। पर आजकल हमारे आटे में वो नहीं है, वही फाइबर था जो हमारे सिस्टम को साफ कर रहा था। अच्छा। उसको हम इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं, जो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगी पर आपको साफ करने में वो हेल्प करेगी। तो आजकल हम, मेरे पास जो लोग आते हैं तो उनको मैं वो आटा चोकर खरीदवाती हूँ कि आप आटे में इसको मिक्स करो। हमें मिलता है वो मार्केट में। अब हर चीज़ हमें पैकेट में मिल जाती है, कुछ चीज़ें ठीक हैं बट सारी पैकेट वाली चीज़ें अच्छी नहीं है। तो चोकर आप वो यूज़ करेंगे, उसको आप उसमें मिक्स करेंगे तो आपका आटा थोड़ा फाइबर युक्त हो जाएगा, जिससे हेल्प होगी आपके सिस्टम को साफ करने में। बाकी छिलके वाली दालों का ज़्यादा यूज़ करें, फाइबर का ज़्यादा यूज़ करें। और घी, जो बेचारा आजकल बहुत कल्प्रिट बन गया है कि सिर्फ सारी हार्ट प्रॉब्लम्स घी नहीं भी है, ऐसा कुछ नहीं है। घी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, घी हमारी लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस जो लोग आयुर्वेद के हिसाब से, जो लोग वात प्रकृति की होते हैं, जो ड्राई जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उनके लिए घी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप सुबह उठ के गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच से अगर हम शुरू करें, घी डाल के पीते हैं तो थोड़े दिनों में आपको उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, आपका सिस्टम अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो इसका यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और रिफाइंड फूड्स अवॉइड करने हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमें अवॉइड करने हैं, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, बहुत मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी है, तो हमारा सिस्टम
ठीक रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा कि स्ट्रेस का गट हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि हम सुबह उठते हैं, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी है, मेट्रो में जाना है, बस में जाना है, उसकी टेंशन है, ऑफिस में आके काम की टेंशन है, सुबह का नाश्ता भी ऐसे ही टेंशन में किया, ऑफिस में काम करते करते लंच भी वैसे ही टेंशन में कर लिया, और फिर रात को जाते हुए जाने की टेंशन, और रात का खाना भी वैसे ही टेंशन में खा लिया। तो मतलब पूरा दिन वैसे ही हमारा टेंशन में और खाने में चला गया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का पूरा जमाना है और अधिकतर लोग, शहरी लोग सब यही काम कर रहे हैं, और फिर जाकर रात को आपको नेटफ्लिक्स देखना है, कुछ और देखना है, फिर सोने की टेंशन। तो ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है। ये पूरा एक स्ट्रेस से घिरे हुए हम लोग, और उसी में सब चीज करनी है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये आपने खुद ही उस चीज का जवाब भी दिया कि और स्ट्रेस। इससे कैसे निपटा जाएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम किस लिए कमा रहे हैं? लोग कहते हैं किस लिए कमा रहे हैं? जीने के लिए, खाने के लिए। अगर खाना भी हम ठीक से, आराम से, तसल्ली से 20 मिनट में नहीं खा सकते तो ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा? जब तक हम खाना खाने का तरीका बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा वो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और अगर अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। और स्ट्रेस और ब्रेन हमारा बिल्कुल लिंक्ड है। गट में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है तो वो बढ़ेगा। अगर हम किसी मीटिंग की बात करते हैं या किसी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, या कहीं ऐसा होता है ना कि आज कुछ इम्पोर्टेंट है, हाँ। हमें लगता है कि बटरफ्लाइज हो रहे हैं हमारे पेट में। कहते हैं ना कि हाँ, आज कहीं भी गुड़गुड़ आना होने हो, लग कोई जाती नया है पेट काम में। शुरू करना है तो लगता है गुड़गुड़ हो रही है। तो ये हमारा गट और ब्रेन लिंक्ड है। सिग्नल्स ऊपर से ब्रेन से हमारे गट तक आ रहे हैं, और वो इसी चीज़ को एनहांस वो कर रहे हैं कि हाँ, आज कुछ ऐसा है। तो इसलिए प्रॉब्लम हमारे गट में जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, उनको कुछ हेल्दी चीज़ें चाहिए, उनको कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें चाहिए, ताकि ये चीज़ें हैंडल हो पाए। सो डॉक्टर, आपने ना, जब आप गट हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, आपने बताया था कि बहुत सारे ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हम खाते हैं, हमारे गट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो मैं थोड़ा आपसे वो फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना चाहूँगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम एक साथ खा रहे हैं, बिल्कुल भी हमारे गट के लिए हेल्दी नहीं है? दही और फ्रूट। अच्छा, लोग तो काफ़ी योगर्ट वगैरह खाते हैं। दूध और फल, 2 तरह के फल, हाँ, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। ओके। ये हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। पर आजकल स्मूदीज का ज़माना है। कस्टर्ड खाते हैं। आजकल तो स्मूदीज का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। पर आयुर्वेद में ये बिल्कुल निषिद्ध आहार कॉम्बिनेशंस में आता है कि आप दूध के साथ कोई भी फल नहीं मिलाएंगे, ठीक है? आप दही के साथ कोई भी फल नहीं मिलाएंगे। आप ऐसी चीज़ें जिनका डाइजेशन कुछ कम और ज़्यादा है, जैसे फ्रूट और अनाज हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब हम 2 ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनका डाइजेशन टाइम डिफरेंट है वो खाते हैं, वो कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, तो एक खाना तो डाइजेस्ट हो गया, दूसरा रह गया, तो वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और धीरे धीरे फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। फिर हमें वही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि स्वीट डिश नहीं खाई और फ्रूट खा लिया खाने के बाद, तो मेरे हिसाब से वो ना करें। क्योंकि खाना खाया उसके आधे पौने घंटे तक हमें फ्रूट नहीं खाना चाहिए, या कम से कम 1 घंटा दे दें तो बहुत अच्छा है। और पहले अगर फ्रूट खाया तो आधे घंटे तक खाना ना खाएं, और 2 फ्रूट्स को भी मिक्स ना करें जहां तक हो सकता है। जो फ्रूट चाट का कॉम्बिनेशन मतलब एक कंसेप्ट है, वो ना करें तो भी अच्छा है। 1 फ्रूट एक टाइम पे खाएं, और फ्रूट हमेशा बीच में खाएं, मिड मील्स में। जब हमें छोटी भूख लग रही है, खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया, बीच की जो छोटी भूख है उसके लिए फ्रूट रखें। फ्रूट के साथ सिर्फ नट्स मिला सकते हैं और कोई चीज़ नहीं, ठीक है? और दूध को अलग से लें, उसके साथ कुछ मिक्स ना करें। दही छाछ को अलग से लें, उसके साथ कुछ मिक्स ना करें। सो आजकल ना डॉक्टर, लोग ना खाने के साथ सैलड्स भी बहुत खाते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि खाने के साथ आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो सैलड्स खा सकते हैं? हाँ, सैलड्स खा सकते हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आप आधा घंटा पहले कुछ सैलड खा पाएं तो बहुत अच्छा होगा। पर आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि इतना टाइम कौन निकालेगा। बट सैलड आप खा सकते हैं खाने के साथ। पानी आप आधे घंटे के बाद पिएं या आधा घंटा पहले पिएं। डॉक्टर, ये खाने पीने की बात चल रही है, तो जब से अमूमन फ्रिज आए हैं
तो ये देखा गया है कि जैसे आटा है कि एक बार गूंद दिया और उसको रख दिया फ्रिज में और मल्टीपल बार हम इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? मतलब गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखना और उसको रीयूज करना? वो डिपेंड करता है आप कितनी देर तक यूज कर रहे हैं उसको। अगर आपने आज गूंद के हफ्ते भर का रख दिया तो वो तो गलत है। अगर आप आज सुबह गूंदा शाम तक यूज किया या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन सुबह तक, वो सही है। पर उसको आप प्लास्टिक के कंटेनर में ना रखें, उसको स्टील के कंटेनर में रखें ताकि वो सेफ रहे। ऐसे ही आटे के अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको कहते हैं कि हमें फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए, यदि रखते हैं तो फिर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है अगर हम उनको यूज करते हैं दोबारा। तो वही है Basically क्या-क्या टाइम। चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं रखनी चाहिए? कुछ लोग प्याज भी रख देते हैं, लहसुन भी नहीं, वो नहीं रखना चाहिए। प्याज आलू लहसुन भी बाहर ही रखना रखना चाहिए, आलू भी बाहर ही रखना चाहिए। बाकी आप कुक्ड फूड जैसे आप फ्रूट रख सकते हैं। अगर सर्दियों का टाइम है तो कोशिश करें ना ही रखें, पर अगर गर्मी में जल्दी खराब हो रही हैं चीज़ें, आपको उसकी पेरिशेबिलिटी को कम करना है कि जल्दी खराब ना हो, तो आप रख सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर, अब ना मुझे आपसे ये जानना था कि हमने बहुत बात की कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर कुछ सुपर फूड्स की बात करें, क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, तो हर एक दूसरे रील में आप देख लेंगे कि ये खा लीजिए आपका गट एकदम हेल्दी हो जाएगा, गट के लिए बहुत सुपर फूड की तरह काम करता है। तो क्या एक्चुअल में हमारे गट के लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको अगर हम खाते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहता है? एक्चुअल में अगर हम अपने गट को प्रॉपर पानी देते हैं, प्रॉपर फाइबर देते हैं, खाना ठीक से खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। सुपर फूड्स की बात करो, वेजिटेबल जूसेस अच्छे हैं। फ्रूट जूसेस आप नहीं लें तो बेटर रहता है। वेजिटेबल जूसेस हमारे गट के लिए अच्छे हैं। अगर हम फास्टिंग की बात करें, गट क्लेंजिंग में अगर हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग में हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं। हमने सब्जी का जूस ले, स्पिनच का, पालक का ले लिया, या इसका लौकी का ले लिया, या वाइट पेठे का ले लिया, तो ये सब हम ले सकते हैं। ये हमारे लिए ठीक है। बट नॉर्मली अगर बहुत एक्सट्रीम में हम जाते हैं कि कई लोग सिर्फ इसी पे ही फोकस करते हैं, वो ठीक नहीं है। आप वेजिटेबल जूसेस ज़रूर ले सकते हैं जिसमें पालक, पेठा और लौकी हो सकता है, पर अगेन आपके बॉडी को वो कैसा सूट कर रहा है ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, मेरी 10 घंटे की सिटिंग जॉब है और मुझे 8 घंटे, उसमें 24 घंटे में से 8 घंटे सोना है और 2-3 घंटे मुझे ट्रैवल करनी है। मेरा यही रोजाना का रूटीन यही है। मुझे कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें बताइए अपने इस रूटीन में जो मैं ऐड कर सकूं और मैं अपने गट को ठीक रख सकूं। सबसे पहले अपना दिन जब शुरू कर रहे हैं तो 1 या 2 ग्लास पानी पीजिए। आप ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, हल्का गुनगुना, सीज़न के हिसाब से। गर्मी है तो आरओ का पानी भी गर्म जैसा ही आता है, तो वो ले सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट अगर चाय कॉफ़ी ना पिएं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप वो छोड़ सकते हैं। अगर पीना ही है तो 1 घंटे का गैप करके फिर पिएंगे, और वो भी कम दूध वाली चाय लेंगे या ग्रीन टी लेंगे। ठीक है, कोशिश ये करें कि आप अपना सुबह का नाश्ता अगर फ्रूट और नट्स के साथ रख सकते हैं तो वो रखिए, नहीं तो हल्का फुल्का, जैसे कुछ भी लाइट, बहुत तले हुए पराठे नहीं सुबह सुबह हम खाएंगे, या पूड़ी नहीं खाएंगे। कोशिश करेंगे उस नाश्ते को थोड़ा हल्का रखने की, जैसे ओट्स खाए, या फिर आपने स्टफ्ड रोटी बनाई, पराठा नहीं बनाया, ठीक है, या पोहा खाया या इडली खाई, ठीक है, फर्मेंटेड भी है, आपके डाइजेशन के लिए भी वो अच्छा है। और फिर बीच में जब आप ऑफिस आ गए तो एक रूटीन ज़रूर बनाइए कि हर 1 घंटे पे उठ के चलिए थोड़ा सा, चाहे आप 100 कदम भी 1-2 जाके पानी भी पी आएंगे, या किसी से बात करनी है तो उठ के चल लीजिए। ये इतना बिल्कुल अपने काम में मत एनग्रॉस मत हो जाइए कि आप भूल ही जाएं कि हमें उठना है। या इसके लिए फिर वही है कि आपको ध्यान लगाना, या अलार्म लगाए कि 1 घंटा हो गया, आप थोड़ा चल फिर लो। आप जब थोड़ा सा मूवमेंट धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो आपका वो स्टेप्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप चलेंगे, आपके इंटेस्टाइन को भी एक मूवमेंट मिलेगी। पूरा टाइम आप बैठे हैं तो आपके इंटेस्टाइन को भी मूवमेंट नहीं मिल रही, आपकी आंत को भी वो मूवमेंट नहीं मिल रही। फिर बीच में आप हल्का फुल्का अपना कोई भी नाश्ता, जैसे फ्रूट है या सैलड है या छाछ है या नारियल पानी है, वो आप पी सकते हैं। लंच में कोशिश करिए कि रोटी, दाल, सब्जी, रोटी या चावल में से एक चीज़ रख सकते हैं, दाल सब्जी। फिर उसके आधे घंटे के बाद, जैसे हमने लंच किया उसके आधे घंटे के बाद अगर कोई ग्रीन टी पी सकते हैं तो वो पीजिए, नहीं तो गर्म पानी में आधा नींबू डाल के लीजिए, वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है।
पहले के दादी माँ भी हमें कहती थी ना, सौंफ और गुड़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था, खाना खाया तो वो रहता ही था कि गुड़ और सौंफ लीजिए। गुड़ और सौंफ हम आपके डाइजेशन को बहुत हेल्प करता है, वो आप चबा सकते हैं, अपने साथ छोटे से एक बॉक्स में ला सकते हैं। फिर 5 बजे 6 बजे कुछ स्नैक, कोशिश करिए कि आप किसी भी तरह से अपना डिनर जल्दी करने की, जिस भी तरह से अगर आप कैरी कर सकते हैं, या यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई हेल्दी चीज़ हमें मिल जाए, रोटी दाल सब्जी बेसिक जैसे घर का हो, वो अगर कर सकते हैं तो वो करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने 10 घंटे की शिफ्ट में हर घंटे उठिए और चलिए, बस वो तोड़ दीजिए उस रूटीन को कि 4-4 घंटे एक ही जगह पे बैठे। वो आप करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। डॉक्टर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हमारे ग्रैंडमदर और फादर लोग बताते रहते हैं, आप ऐसा कर लो। इसी श्रृंखला में 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि पेट में मरोड़ होती है, तो मेरी सासू माँ अक्सर कहती हैं कि ऐसा करो, मेथी दाना लो और फाक लो पानी से। दूसरा, इसी तरह अगर एसिडिटी ज़्यादा रहती है, गट ठीक नहीं रहता, तो वो कहती हैं कि सौंफ लो, पानी में भिगो के रख दो और सुबह आप पी लो सौंफ का पानी। तीसरा ऐसा ही एक और है कि अजवाइन और सौंफ को वो तवे में क्रश करके और मैश करके खाने के लिए कहती हैं। तो क्या ये तीनों जो चीजें मैंने आपसे कही, ये सच में हमारे लिए हेल्पफुल हैं गट को हेल्दी रखने के? ये सब स्पाइसेस जो हमारे, इसीलिए हम कहते हैं ना हमारी किचन में सब कुछ है, हम लेते नहीं है उससे, सारी दवाइयाँ हमारी किचन में ही पड़ी हैं। जी जी जी। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं। आपको बस सिर्फ ये देखना है कि वो चीज आपको सूट कर रही है। जैसे आप सौंफ, गुड़ और सौंफ आप आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। आप खाना खाने के बाद ये खाना शुरू करिए, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। ये है कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स है, उनको गुड़ बहुत कम मात्रा में लेना है, सौंफ 1 चम्मच चबाइए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हींग बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसको हम वातनाशक मानते हैं। अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सब जो स्पाइसेस हमारे खड़े मसाले जो हैं, ये हमारी किचन के औषधियां हैं, इनको हमेशा यूज करना चाहिए। जी, इससे बिल्कुल उलट मैंने देखा है, कई सारे मेरे साथी हैं या मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, सुबह जब वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं उससे पहले उनको सिगरेट चाहिए। विदाउट सिगरेट वो कहते हैं कि स्टिमुलेशन चाहिए ना उनको, स्टिमुलेशन चाहिए। वो वही है कि वो साइकोलॉजिकल है। आप उसको चेंज करेंगे, इनिशियली बहुत दिक्कत आएगी, एकदम से ठीक नहीं होगा वो, पर आप छोड़ेंगे तो पहले पानी पिएंगे, फिर हो सकता है फिर भी नहीं हो तो ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, वो उससे धीरे धीरे वो सिस्टम चेंज होगा। हमारे इसी को हम आदत बोलते हैं, राइट। इसी को हम एक एडिक्शन बोलते हैं, जो हमने अपने बॉडी को डाल दी है, जिसकी वजह से बिना हमारा काम नहीं चल रहा। पर अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो वो थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगी चीजें। डॉक्टर, इसी क्वेश्चन के एडिशन में अब मुझे आपसे ये जानना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना गट क्लेंस करना है, तो सुबह से लेकर के शाम तक क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या रूटीन उनका होना चाहिए? जैसे अभी आप उस्मान जी को बता रही थी कि आप अगर डेस्क जॉब करते हैं तो आपको किस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडरेशन में रखना है, क्या क्या चीज़ें जो मॉडिफाई करनी है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल पीपल है, उनको अपना गट हेल्दी रखना है, गट को क्लेंज करना है, तो आप उनको सुबह से लेकर के शाम तक का क्या रूटीन सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो सुबह उठते हैं तो ये खाएं, दोपहर में ये खाएं और रात में ये खाएं? सबसे पहले गट क्लेंस करने के लिए ना एक सबसे अच्छा और आसान तरीका है फास्टिंग। अगर आप हफ्ते में या 10 दिन में 1 दिन फास्ट कर लें तो आपका गट बहुत हद तक साफ रहता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी यही एग्जांपल देती हूँ कि हमारा वर्क लोड जब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 दिन की छुट्टी लेते हैं, ठीक है। 1 दिन की छुट्टी लेके हम पिछला काम खत्म करते हैं कि आप पहले पिछला खत्म हो तब आगे तब चलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस है। वही शरीर के साथ भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमने सिर्फ अंदर डाल रहे हैं हम खाना, उसको साफ होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जब तक अंदर डालना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी वो सफाई शुरू नहीं होएगी। तो फास्ट बने ही इसलिए थे कि हमारे शरीर की सफाई हो। जब हम फास्ट करते हैं हम उसमें पानी पे भी जा सकते हैं, पर ये है कि आप बहुत एक्सट्रीम फास्ट खुद से नहीं कर सकते, वो किसी सुपरविजन में ही कर सकते हैं। पर फास्टिंग में कम से कम खाना जाए हमारे शरीर में, जिसमें डाइजेशन पे कोई लोड ना आए। हमारा काम ऐसा ना हो कि डाइजेशन ही होना है, हमारा काम ये हो कि हमारी सफाई होनी है, जिसमें आप फल खा सकते हैं, जिसमें आप नींबू पानी पे रह सकते हैं, जिसमें आप एक आध बार ग्रीन टी ले सकते हैं, वो हो सकता है। इससे आपका एक स्टार्ट हो जाएगा कि आपका सिस्टम साफ हो रहा है। हर हफ्ते फास्ट बने इसीलिए थे
पर कभी कभी ह्यूमन नेचर है, हम लोग ना सिंपल चीजों पे काम नहीं करते, जब हमारे सिर पे कोई डंडा रहता है तब हम करते हैं। तो इसलिए That's फिर वो true. सोमवार मंगलवार शनिवार ये बन गया कि हाँ सोमवार का है तो ये शिव जी का है, मंगलवार का है तो हनुमान जी का है, तब हम उसको पूरा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस है कि अगर भगवान जी नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ. तो हम उस स्ट्रेस में फास्टिंग अपना पूरा कर लेते हैं, पर बना वो इसीलिए था कि हमारा सिस्टम डिटॉक्स हो जाए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत स्मार्ट थे और बहुत साइंटिफिकली सब कुछ करते थे, इसीलिए ये चीज़ें हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। मदर्स भी हमारी फास्ट करती हैं जी. ठीक है, बाकी सब लोग वो करते ही थे कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आता ही था, 10 आता करते थे वो इसीलिए था कि उनका सिस्टम साफ रहे, उनका सिस्टम क्लेंज रहे, और वो वही तभी पॉसिबल होता है कि जब हम खाना डालेंगे कम और सफाई देने का टाइम देंगे करने का। तो इस वजह से फास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में 1 बार वो स्टार्ट करें, थोड़ा खाने के साथ, जैसे सिर्फ दोपहर को खिचड़ी ले ली या सूप ले लिया या सब्जी ले ली हल्की, शाही पनीर नहीं, ठीक है, हल्की सब्जी, सीजनल सब्जी। और अगर रेगुलर रूटीन में हम गट क्लेंजिंग की बात करें तो सबसे पहले पानी का बहुत ध्यान रखें, कोशिश करें पहले 1 या 2 ग्लास। वाटर थेरेपी जैसे जो होती है कि हम 1 लीटर तक पानी लोग पी लेते हैं, पर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप शुरू करेंगे, 1 ग्लास 2 ग्लास, फिर उसको बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि कोई कैफीन वाली चीज़ ना जाए, चाय कॉफ़ी ना जाए, उसके बजाय कोई फ्रूट, एप्पल बहुत हेल्प करता है डिटॉक्स करने में। आप एप्पल खा सकते हैं, आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अगर आपको एप्पल नहीं पसंद तो आप नाशपाती खा लीजिए, आप थोड़ा पपीता खा लीजिए। फिर अपना फ्रूट ब्रेकफास्ट मॉडरेशन में रखेंगे। अगेन फ्रूट्स का इंटेक हमारा होना ही चाहिए। एक मील हमारा कच्चा फूड जो होता है जिसमें हम सलाद फ्रूट ये करें, तो ये 1 से 2 मील हमारे रूटीन में ज़रूर शामिल होने चाहिए। सिर्फ पका हुआ खाना नहीं, कच्चा खाना, वो भी हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको आप पके हुए खाने से जितना अलग रख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, उतना वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कितने दिनों बाद फिर जरूरत पड़ सकती है? आइडियल क्या टाइम होता है? ये ऑन गोइंग प्रोसेस है वर्षा। अच्छा, इसको आप रूटीन में ही लेके आएंगे तभी आपका गट साफ रहेगा। आप आज करके फिर आपने 6 महीने तक कुछ नहीं करा तो फिर वही वापस साइकिल आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। गट क्लेंजिंग का वही है कि अगर आप धीरे धीरे करके कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे अभी याद आई, जब आप दूध और फल की बात कर रहे थे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हमारा जो मेजरली इंफॉर्मेशन कंजम्पशन है वो रील्स के थ्रू है ना। हम रील्स करते हैं, उसमें एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट कुछ बताता है, दूसरा तुरंत ही उसके नीचे दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन देता है। तो होता क्या है कि जैसे अभी हमने सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि दूध और फल दोनों एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट से मैंने ये सुना कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो दूध और आम, मीठा आम, इसका कंजप्शन आप कर सकते हो। तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, यही एक एक्सेप्शन है। आपको दूध और खट्टे फल बिल्कुल मिलाने नहीं है। दूध के साथ अगर मिलाना है तो 2 ही चीजें आप मिला सकते हैं, आम या केला। बस वही 2 चीजें अलाउड हैं। कम रखें तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वही है कि अगर आपको वेट गेन की बात आप कर रहे हैं तो आप वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पर खट्टे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं मिक्स करने। अच्छा, और एक आयुर्वेद कहता है कि आपको खाना तब खाना चाहिए जब आपका पिछला खाना पच जाए। तो जब हम खाना खाते हैं, निवाला हमारे मुंह में जाता है, वो पेट में पहुंचता है, वहां कचुम्बर बनता है उसका पूरा, फिर वहां से छोटी आंत में पहुंचता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि हम बैठे रहते हैं 8 घंटे 9 घंटे, या आजकल लाइफस्टाइल ऐसी खराब हो चुकी है कि लोग लेटे रहते हैं बेड पे अपने। तो उसमें क्या है कि आपको जो भूख लगाने वाले हार्मोन है वो उतने ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता। तो क्या ऐसा कोई एक टाइम पीरियड है जिसमें हम समझ सके कि हाँ खाना हमने इतने बजे खाया था, तो हो सकता है कि 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद वो पच चुका हो? ये डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं। अगर आपने फ्राइड खाया तो वो ज़्यादा देरी लगेगी पचाने में, ठीक है। हल्का खाया तो आपकी बॉडी बताएगी। और अब अगर आप रूटीन बनाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी बताना शुरू करेगी आपको। अगर आपने रूटीन बना लिया कि मेरे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है और बीच में मील्स लेने हैं, और एक मील क्वांटिटी आपने कंट्रोल करी,
मॉडरेशन में खाया। आप अगर भूख आपको 2 रोटी की खा आप 4 रोटी रहे हो तो फिर तो आपको भूख बाद में नहीं लगेगी ना। आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कंट्रोल रहे। दूसरा, मील कैसा है, बहुत हैवी मील होगा तो टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, और लाइट मील है तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और हमारी बॉडी ज़रूर बताती है, हमें सिग्नल ज़रूर देती है कि हाँ भूख लग रही है तो अब खाएं। आयुर्वेद यही कहता है कि आप कब तब खाएं जब हमें भूख लगी है, और वो वही होगा ना जब पच गया खाना तो हमें भूख लगेगी। इसलिए डाइजेशन रिलेटेड वही चीज़ है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे ले रहे हैं, और उसके बाद जैसे खाना खाया उसके बाद कोशिश कीजिए थोड़ा सा चलने फिरने की। उसी टाइम बैठे मत रहिए। आपने अगर ब्रेकफास्ट किया तो भी थोड़ा सा टहलिए, उसके बाद लंच किया तो भी आप थोड़ा सा टहलिए, और डिनर किया तो भी आप टहलिए। तो उससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, खाना बेटर पचेगा, बेटर अब्जॉर्ब होगा, और फिर आपकी टाइमली भूख भी सेट होने लगेगी। मैम, एक मेरा बचपन का सवाल है, बहुत नादान सा सवाल है। बचपन में कभी भी मैं च्युइंगम खाता था तो घर वाले कहते थे कि अगर ये च्युइंगम पेट में चली गई तो चिपक जाएगी, तो चिपक जाएगी, निकलेगी नहीं, पचेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो क्या सच में ऐसा है, या हमारा पेट इतना शक्तिशाली है कि च्युइंगम भी? नहीं, पेट हमारा शक्तिशाली है, पर वो कब तक जाके निकलेगी वो नहीं हमें पता। टाइम बहुत लगेगा उसको हजम करने में। ओके। वही प्रॉब्लम पैकेज्ड फूड्स के साथ भी आती है। चिपकता कुछ नहीं है, निकल सब जाता है। मैदा भी बोलते हैं कि चिपक जाता है पेट में। मैदा भी नहीं चिपकता। वो है कि वो अगर आपने मैदा, कुछ भी मैदे की चीज ली, सपोज आपने बिस्किट खाए या कोई ऐसी मैदे की चीज ली, तो उससे नुकसान हमारा क्या होगा कि वो स्मॉल जो छोटी आंत है उसी में जाके वो हजम हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं है। तो हमारी जो बड़ी आंत है जहाँ हमारे गुड बैक्टीरियाज पड़े हैं उनको कोई खाना नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे करके फिर वो बेचारे वो भूख से तड़पने लगेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो हमारी बड़ी आंत की लाइनिंग खाने लगेंगे, जिसकी वजह से फिर से वो प्रॉब्लम आएगी। चिपकता नहीं है कुछ, चिपकता कुछ भी नहीं है। सो डॉक्टर, आजकल ये बहुत हो गया है, फ्राइडे नाइट, वेंसडे नाइट तो लोग चले जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब प्रॉब्लम होने लगती है? नेक्स्ट डे क्या ऐसी चीज़ है जो उठते ही आपको ये चीज़ करनी है, आपका ये हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, निकल जाएगा? हाँ, इसका कॉम्पनसेशन अगर आप मुझसे पूछो तो कोई नहीं है। अच्छा। जितना अवॉइड कर सको अल्कोहल अवॉइड करो, ठीक है। जितना उसको मिनिमाइज कर सको उतना मिनिमाइज करो। अब कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने 1 ड्रिंक लिया या 2 ड्रिंक लिया, उसका नुकसान आपको उतना ही होगा, आज नहीं तो धीरे धीरे कल होगा, परसों होगा, ठीक है। बात रही कि उसको हम कम कैसे करें, उसके साइड इफेक्ट को। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जब भी आप अल्कोहल ले रहे हो उसके साथ पानी खूब सारा लो। पानी पहले भी ज़्यादा पियो, बाद में भी ज़्यादा पियो। कोशिश करो बहुत फ्राइड चीज़ें नहीं हो उसके साथ, बहुत नमक वाली चीज़ें नहीं हो। कुछ फाइबर ऐड ऑन करो उसमें, सैलेड के साथ आप उसको अगर ले सको तो वो लो। जैसे बहुत बार देखा है कि सिर्फ बेसिकली चकना जो मूंगफली, हम भुनी नमकीन मूंगफली ज़्यादातर लोग ड्रिंक के साथ लेते हैं, वो चीज़ अवॉइड करो। जितनी भी ज़्यादा नमक वाली चीज़ें होंगी वो अगले दिन आपको और ब्लोट कर देंगी, ठीक है। और अगले दिन जब आप सुबह उठ रहे हो तो कोशिश करो कि आपका वो मील बिल्कुल हल्का हो। आप सिर्फ नींबू पानी या फल उस पे रहो, और दोपहर को अपना खाना खाओ। दोपहर को वो खिचड़ी, दोपहर को हल्का फुल्का जो घर का खाना हो सके। उसके अगले दिन भी बाहर का खाना नहीं खाओ, ऐसा नहीं कि लगातार ही चल रहा है। उसके बाद तो अगले दिन तो कोशिश करो कि घर का खाना, दाल चावल रोटी खाई हमने। सो डॉक्टर, जो लोग चीट मील, कभी कभार होता है ना कि आज चीट मील ले लिया, बाहर का खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, बाकी सारी चीजें खा ली, तो उनमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि एक दिन अगर हमने हैवी खा लिया तो अगले दिन थोड़ा लाइट खाना है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कोशिश ये करनी है कि अगर हमने हैवी खाना तो हम दोपहर में खाएं, वो हमारा लंच हो, रात में हम ना खाएं। आप अगर फैमिली आउटिंग्स के सब करते हैं, फैमिली आउटिंग्स, ऐसा तो है नहीं कि हम सोशलाइज नहीं करते या फैमिली के साथ नहीं जाते, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि आप दोपहर को जाओ, आप लंचेस करने शुरू करो अपनी फैमिली के साथ। थोड़ा ऑड लगता है कि दोपहर को ड्रिंक भी नहीं कर सकते, दोपहर को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बट आप बनाओगे तो वो रूटीन बन जाएगा। दोपहर को आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपकी जठराग्नि बहुत अच्छी है, जो भी आपने थोड़ा हैवी भी खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद अपना रात का खाना हटा दो, रात को फल खाओ, ठीक है। या अगर आपने कम खाया तो थोड़ा हल्का फुल्का खाओ। अदरवाइज अगर वो अगला मील आप फास्ट कर लेते हो, अगला मील आप छोड़ देते हो, तो पिछला खाना थोड़ा आपके लिए डाइजेशन में ईजी हो जाएगा।
और वो उसी टाइम उसी दिन पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपने डिनर हैवी किया, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने रात को खाया तो अगले दिन फिर आप नाश्ता नहीं करोगे, फिर आप सीधा लंच करोगे। उतना फास्टिंग टाइम हमारे बॉडी को ज़रूर चाहिए। परफेक्ट। सो एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था डॉक्टर, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ फूड्स या फ्रूट्स खाने की चीज़ें सूट नहीं करती हैं, कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट भी होते हैं जिनको दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है? आजकल एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि हम जो सोर्सिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है और किस तरह से हो रही है वो भी हमें पता नहीं है। पहले बहुत नेचुरल चीज़ें हमें मिल जाती थी, एलर्जीज बहुत कम थी। अब हम अगर वीट एलर्जी की बात करें वो भी बढ़ गई है, मिल्क एलर्जीज या लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बढ़ गया है। तो इन चीज़ों को एक तो पहले तो आप अपना जज करोगे कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है भी, या कि दूसरा बोल रहा है तो बस उसके पीछे लग के हम कर रहे हैं। जब आज बोल दिया कि वीट अच्छा नहीं है तो सब वीट छोड़ रहे हैं जो हम इतने साल से खा रहे थे। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे अगर आप दूध से एलर्जिक हो तो आपको हो सकता है वॉमिटिंग जैसा लगे या नोजिया हो, या आपका पेट खराब हो जाए, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, तो उसको आप ऑल्टरनेट में वही कर सकते हैं कि दही ट्राई करिए, छाछ ट्राई करिए। ठीक है, अगर आप कैल्शियम के सोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर दूध नहीं पी रहे तो कैल्शियम कहाँ से हमें मिलेगा, तो कैल्शियम के और बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप वाइट तिल इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। ठीक है, दही या छाछ ले सकते हैं, वो हम फर्मेंटेड होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर अगर पैकेज्ड फूड्स में आ जाते हैं वो तो कि आप आमंड मिल्क या सोया मिल्क ले सकते हैं, पर अगर आपको थायराइड है तो आप सोया मिल्क नहीं ले सकते। ठीक है, वीट एलर्जी में भी फिर हमें ग्लूटेन फ्री चीज़ों में जाना पड़ेगा, जैसे हम मिलेट्स में जा सकते हैं, मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या बेसन यूज़ कर सकते हैं, या चावल ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। पर ये तभी आप करेंगे जब आपको पता है कि इन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पीछे लग के नहीं। परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। हमारी टीम के जितने भी सवाल थे, जितने भी यूज़र्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपने बखूबी और बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। और आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सेम। बट एट लास्ट हमारा एक रैपिड फायर राउंड रहता है जिसमें हम कुछ सवाल आपसे पूछ लेंगे, बस आपको उसका आंसर देना है। सो सबसे पहला सवाल है, सबसे पावरफुल गट क्लेंजर क्या होते हैं? फाइबर और वाटर। ओके। सबसे फास्ट एक्टिंग गट हीलिंग फूड क्या है? फाइबर, वाटर और घर का खाना। परफेक्ट। ओवररेटेड गट डिटॉक्स ट्रेंड जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? बहुत एक्सेसिव ऐसे ड्रिंक्स, जैसे बहुत सिर्फ वेजिटेबल जूसेस पे रहना, या बहुत ज़्यादा कच्चे फूड्स अवॉइड लेना। परफेक्ट। मॉर्निंग गट क्लेंस ड्रिंक क्या है? जैसे कभी कभार लोग जीरा वाटर पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, इन दोनों में से क्या बेटर है? पानी, जो नेचर ने हमें दिया। परफेक्ट। ब्लोटिंग से तुरंत रिलीफ अगर किसी को चाहिए तो क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लें, सौंफ गुड़ का यूज कर सकते हैं, पानी में नींबू डाल के, गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं गट क्लीन करने के टाइम पे? एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। ओके। एक फूड जो सबको लगता है हेल्दी है लेकिन गट के लिए उसका एक काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप है? विरुद्ध आहार, जैसे मैंने आयुर्वेद में बताया। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, जो इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन, दूध, दही और फल एग्जाम्पल। परफेक्ट। एक अंडररेटेड देसी रेमेडी जो गट क्लीन करने में सबसे ज्यादा पावरफुल है? फास्टिंग। परफेक्ट। योर पर्सनल गो टू गट क्लेंजिंग क्या सुपर फूड है जो आप अपनी डाइट में शामिल करती हैं? मैं अपना दिन पानी से शुरू करती हूँ और अपना दिन खत्म करती हूँ हल्दी टी से या हल्दी मिल्क से, जो मेरे गट को हेल्दी रखते हैं। अमेजिंग। आई थिंक डॉक्टर आपने बड़े ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, और मेरी टीम के जितने भी सवाल थे वो भी आपने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। यूज़र के जो क्वेश्चंस थे उनको भी आपने बड़ी सिंपल भाषा में और उनको क्या चाहिए सोल्यूशन बेस्ड आंसर्स दिए हैं इस पूरे सेशन में। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वर्षा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। आई डिड, एंड होपफुली सबको इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आपका है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।